वेलकम बेटा। आज हम 11th क्लास के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स थ्योरी उसको रीड करेंगे। उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। ठीक है, आप सबसे पहले लेके चलिए। सेट्स को डिफाइन करने से पहले छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि नेचुरल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इंटीजर होता है और रैशनल्स, इरेशनल्स। ये सभी सेट्स आप जानने पहले उनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा। उसके बाद आपकी सेट स्टोरी में स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आप लेके चलिए कि सेट ऑफ नेचुरल्स कौन सा आता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन, यानी ये डिनोट होता है कैपिटल एन से। और इसमें एलिमेंट्स जो आते हैं बेटा वो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है जिसकी स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट होती है और अप टू इन्फिनिटी ऐसे ही चला जाता है। ये यानी ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएगा जिसकी नोटेशन किसी है कैपिटल एन से। सेट्स जो डिनोट होते हैं उनका जो नाम होता है, सेट्स का नाम कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। और जो उसके एलिमेंट आते हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी जिन मेंबर से, एलिमेंट से, कॉन्स्टिट्यूएंट से आपका सेट जनरेट होता है यानी बनाया जाता है, उनको एलिमेंट्स, मेंबर्स या ऑब्जेक्ट बोलते हैं उस सेट के। तो ये आपके 1, 2, 3 जितने भी यहाँ मेंबर्स लिखे गए हैं ये सभी इस नेचुरल सेट के यानी सेट ऑफ नेचुरल्स के एलिमेंट हैं, या ऑब्जेक्ट कह दें या मेंबर्स कह दें, एलिमेंट्स कह दें, वो एक ही बात है। इसी प्रकार से इसके जस्ट बाद आता है आपके पास सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर जिसकी नोटेशन कैपिटल डब्ल्यू से की जाती है। यानी कैपिटल डब्ल्यू इसका नाम है, ये नाम है, नाम रखे गए सेट्स के। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टार्टिंग 0 से होती है। यानी इसमें नेचुरल नंबर के सेट में 0 इंक्लूड नहीं होती, बट होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाती है और बाकी सारी नेचुरल वही आ जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ये डॉट 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 जो मैंने लगाया इसको एंड सो ऑन भी बोलते हैं। यानी अगर मैं लिखना चाहूं वर्डिंग में एंड सो ऑन, इसका मीनिंग ये है कि ये प्रोसेस आपकी ऐसे ही चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। इसी वे में आपके एलिमेंट्स से आते रहेंगे आगे। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट सेट है, हाँ एक पॉइंट और आपने नोट किया होगा यहाँ पे कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट होल नंबर से लिए गए हैं, यानी होल नंबर में हैं। यानी 0 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है होल नंबर में जो नेचुरल नंबर से अलग है। ठीक है, तो होल नंबर आपका जो सेट हुआ वो बिगर हुआ किसके कंपेयर में, नेचुरल नंबर के सेट के कंपेयर में। यानी नेचुरल नंबर की बजाय होल नंबर का जो सेट होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप कैपिटल आई से भी लिख सकते हो और जेड से भी लिखते हैं। ये नोटेशन दो प्रकार से दी जाती है। आपकी जो बुक है उसमें जेड से भी दिया हुआ हो सकता है और आई से भी दिया हुआ हो सकता है। ये होता है आपका सारे के सारे नेगेटिव वाले नंबर होते हैं और पॉजिटिव वाले अलोंग विद 0। एक बात का ध्यान रखें, आप ये भी देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर में, होल नंबर में जो ये नंबर्स आपके आए हैं इनके बीच का कोई नंबर में लाई नहीं करता। जैसे 1 और 2 के बीच का कोई नंबर नेचुरल नहीं होता, 2 और 3 के बीच का कोई नंबर नेचुरल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 1.1 लेना चाहें तो 1.1 भी आपका नेचुरल नहीं है। और 3.2 भी, 3.9, 3.8 कोई भी नंबर बोले 3 और 4 के बीच में, वो भी आपका नेचुरल में लाई नहीं करता। इसी प्रकार से होल नंबर में भी वो नंबर लाई नहीं करते। क्योंकि 1.1 को आप क्या लिख सकते हो, 11/10 लिख सकते हो। और 11 जो 10 की जो फॉर्म है वो आपकी रैशनल फॉर्म है। रैशनल फॉर्म का कॉन्सेप्ट आप इस सेट्स के बाद समझ पाएंगे, थोड़ा इससे आगे चल के। ठीक है, तो आपके पास होल नंबर में भी इस टाइप के नंबर नहीं है, नेचुरल में भी इस टाइप के नंबर नहीं है, और इंटीजर में भी इनके बीच के नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन वो सभी संख्या मिलेंगी। 0 से स्टार्ट करें पहले। 0 से राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। और इसी प्रकार से 0 से लेफ्ट में क्या होते हैं, 0 से लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। लेफ्ट का अर्थ होता है इफ द वैल्यूज आर टू बी डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी। और राइट साइड का मीनिंग होता है कि वैल्यूज आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यानी राइट साइड में आपका 0 से बड़े नंबर आएंगे जो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट साइड में जो नंबर आएंगे वो नेगेटिव की फॉर्म में आएंगे। -1, -2, -3 डॉट 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 एंड सो ऑन। यानी ये अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, उधर प्लस का इन्फिनिटी तक। ये सेट ऑफ इंटीजर हुआ। वी क्लियरली सी दैट 0 along with positive numbers and 0 along with negative numbers
इज द सेट ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर है। हाँ, यहाँ भी वो पॉइंट नोट किया जाता है कि 1 और 2 के बीच में, 3 4 के बीच में, या इधर -1 -2 के बीच में देयर विल बी नो नंबर एग्जिस्ट इन सेट ऑफ इंटीजर इन केस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर आपका बड़ा हुआ एज कंपेयर टू नेचुरल और होल नंबर से। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के और होल नंबर के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आपके सेट ऑफ इंटीजर में लाई करते हैं, इस कारण से ये बड़ा हुआ। इसके बाद आपके पास आता है सेट ऑफ रेशनल्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, जिसको डिनोट करते हैं हम क्यू से, कैपिटल क्यू से। जो नंबर मैंने यहां पे ये फॉर्म लिखी है ये सेट ऑफ रेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये क्यू में आएंगे। इस टाइप के जो नंबर हैं पॉइंट वाले, डेसिमल वाले, वो सारे के सारे रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है पहले आप ये रीड कर लें। सेट ऑफ रेशनल्स को आप लिख पाएंगे ऐसा सेट है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब set all those numbers which can be written in the form of p by q where q not equal to 0 is known as the set of rationals। ये rationals का सेट है। q not equal to 0 क्यों मेंशन किया है? क्योंकि q की वैल्यू 0 रखने से हमारे पास p अपॉन 0 बन जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 हमेशा इन्फिनिटी होता है, जिसको आप इनफाइनाइट भी बोलते हो, इन्फिनिटी भी बोलते हो, या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। यानी इसको हम अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, या इनफिनिटी भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइट यानी यहां पे मैंने वो सिंबल यूज नहीं किया। इनफाइनाइट का अर्थ हुआ कि हमें नहीं पता हम कहां तक जा सकते हैं। इसका मतलब नहीं पता का अर्थ क्या हुआ? नहीं पता का यही अर्थ हुआ कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जिसकी डेफिनेशन है उसी को हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम डेफिनेशन उसी की दे सकते हैं जिसको हम जानते हैं। जिसको हम जानते हैं उसकी डेफिनेशन क्या देंगे, तो उसको अनडिफाइंड बोलेंगे, वो अनडिफाइंड है। और 0 अपॉन समथिंग हो जाएगी, p अपॉन 0 है, और 0 अपॉन समथिंग अगर आपके पास बनता है, जैसे p का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डेसिमल फॉर्म का है, चाहे वो छोटे से छोटा नंबर है, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई अंक है, 0 अपॉन वो करेंगे तो आपके पास वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लें। कई बार बच्चों को 10th क्लास में पहुंच जाते हैं, 10th क्रॉस भी कर जाते हैं, लेकिन इन 2 पॉइंटों का पता नहीं होता, यानी उनका बेसिक ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होता। बच्चे समथिंग अपॉन 0 को भी वही कहता है 0, और 0 अपॉन समथिंग को भी 0 ही बोलता है, लेकिन उसका रियल मीनिंग ये है। ठीक है, ये आपका हुआ सेट ऑफ रेशनल्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका चलता है सेट ऑफ इरेशनल्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, यानी वो नंबर जो रेशनल नहीं है, यानी जिनको आप बटे वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते और कुछ और भी बच जाते हैं, उनको इरेशनल बोलते हैं। जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। डिनोट होता है, ये इसको आप ऐसे लिख दें, इज द सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट रेशनल नंबर्स इफ नंबर्स आर नॉट रेशनल। अगर आपके नंबर जो हैं सेट में लिखे गए हैं वो रेशनल नहीं है, तो डेफिनेट है क्या बचेगा फिर? वो इरेशनल ही बचेगा। इसके बाद आपके पास आता है सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रियल्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का अर्थ क्या हुआ? जिनको आप जानते हो, जिनकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उनको रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर में कौन आएंगे? वो आपके रेशनल भी हो सकते हैं ऊपर वाले, और इरेशनल भी हो सकते हैं। यानी एग्जिस्ट तो करता है इरेशनल, ऐसा नहीं है कि इरेशनल होता है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे √2, इसमें आप लिखना चाहो इसका एग्जांपल, तो √2, √3, यानी वो नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट आपके पास नहीं है, वो सभी के सभी इरेशनल फॉर्म के हैं। इसके जस्ट बाद आपके पास आएगा √5, या इसमें कोई जैसे √5 में या √2 में, √3 में कुछ अंक घटाया भी जा सकता है, कुछ ऐड भी किया जा सकता है। जैसे मैंने लिख दिया √5 + 1, ये भी आपका इरेशनल ही है। यानी इस टाइप के जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे इरेशनल। क्यों? क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आपके पास नहीं है। हाँ, इनके बीच में मैंने 4 को नहीं डाल दिया। 4 क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट आप सभी जानते हैं क्या होता है, 2 होता है। और 2 को आप रेशनल नंबर कह सकते हो, क्योंकि 2 को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, 2/1 लिखा जा सकता है, जहां से q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल फॉर्म का हुआ। तो जिस भी क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर रूट काउंट कर पाएंगे उसको आप रेशनल फॉर्म में डालेंगे, और वो नेचुरल भी हो सकता है। जैसे 2 आपका नेचुरल भी है, 2 आपका होल नंबर भी है, और 2 आपका इंटीजर भी है, और 2 आपका रेशनल भी है। तो इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है परफेक्ट
2 4 का, ठीक है। इसी प्रकार से रियल में कौन आएगा, रियल के जो सेट को आप डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और उसमें सभी रैशनल और इरेशनल के मिलाने से जो नंबर्स बनेंगे यानी जो सेट बनेगा वो आपका क्या आएगा, सेट ऑफ रियल्स, यानी रैशनल प्लस इरेशनल। ये ऐसा सेट है जिसमें रैशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे, दोनों टाइप के नंबर होंगे, उनको जोड़ के यानी सारे एलिमेंट लिख के आप सेट ऑफ रियल्स बना सकते हो। ये सेट ऑफ रियल्स हुआ। सेट ऑफ रियल्स के बाद में आपके पास आता है जो रियल से भी बड़ा होता है, यानी इमेजिनरी एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको कॉम्प्लेक्स सेट बोलते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल से भी बड़ा है। नेक्स्ट जो फॉर्म है आपकी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोट होता है बेटा ये सी से या जेड से भी डिनोट होता था। जैसे जब मैं 11th क्लास का स्टूडेंट था तब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को जेड से डिनोट किया जाता था, यानी उसकी नोटेशन बुक में जेड से दी गई थी, लेकिन आपके पास जो बुक है उसमें नोटेशन सी से दी गई, इसका मैंने सी से ही मेंशन किया है इसको। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली डिनोटेड बाय सी एंड इज द सेट in which all the element like x such that x is equal to a plus iota b, यानी इस फॉर्म के नंबर्स जो आपके पास हैं उनको आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं आपको, दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका रियल नंबर से बिगर होता है, यानी इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में वो दोनों टाइप के नंबर आएंगे जो रियल फॉर्म में भी हैं और इमेजिनरी फॉर्म में भी हैं। इमेजिनरी का अर्थ ये यहाँ पे जो वर्ड मैंने आयटा यूज किया है, आई लिखा है प्लस के आगे, ये प्लस में आयटा का जो सिंबल मैंने डाल दिया, ये इमेजिनरी को शो करता है। इमेजिनरी कौन है, एक तो भाई जो अपने रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, एक वो जो रियल लाइफ में नहीं है, केवल हम उसको सोच सकते हैं, हम केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसको इमेजिनेशन भी बोलते हैं। तो वो इमेजिनरी इसी कारण से हुआ क्योंकि वो इमेजिनेशन से है। भाई आपने ये सोच लिया मन में कि मैं भी दिल्ली गया, आप वास्तव में दिल्ली गए नहीं, लेकिन आपने इमेजिन किया, जस्ट इमेजिन किया, तो इसका मतलब वो भी तो एग्जिस्ट है, कहीं ना कहीं है। तो इसी प्रकार से वो कहता है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वो नंबर्स आएंगे जो रियल में भी हैं और जो रियल में ना होते हुए भी हम केवल उनकी कल्पना कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हुआ, क्योंकि इमेजिनेशन और रियल दोनों को मिला के जो सेट बनेगा वो सबसे बड़ा सेट कहलाएगा, उसको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। यानी ये आयटा क्या है ये भी देख ले एक बार। जैसे आपके पास लास्ट से जो आपका सेट्स मैंने बताया था उसमें इरेशनल फॉर्म में मैंने काउंट करवाया था कि भी जिन क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर रूट काउंट नहीं होता उनको आप इरेशनल बोलते हो, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट आप काउंट कर सकते हो उनको रेशनल फॉर्म में लिखते हो। अब जैसे 4 का स्क्वायर रूट आपने काउंट कर लिया है सर, 2 आ जाएगा। अगर मैं -4 का स्क्वायर रूट काउंट करूं तो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर रूट आपका -2 नहीं आएगा और न ही प्लस का 2 आएगा। तो क्या आएगा, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो -1 × 4, क्योंकि -4 को -1 × 4 काउंट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया। अब 8th क्लास में या 9th क्लास में आपने जो कॉन्सेप्ट किया था, कौन सा, एक्सपोनेंट एंड पावर वाला एक चैप्टर आता है आपके पास, 9th में भी है, 2nd चैप्टर में, और आपके 8th क्लास में भी है। तो वहां से आपने रीड किया होगा, यदि हमारे पास 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, उनकी सेम पावर है, रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। जैसे आप x के ऊपर रूट डालते हो तो इसका मीनिंग होता है x की पावर 1/2। तो यानी ये जब -1 × 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की पावर ये 1/2 है, माइनस नहीं, सॉरी, ये आपका -1 × 4 की पावर 1/2 है। तो इसका मतलब ये पावर आपकी सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट हो जाएगा मतलब ये होगा कि ये स्क्वायर रूट -1 के ऊपर भी आएगा अलग से, और इनटू में 4 के ऊपर भी आएगा अलग से। अब 4 का स्क्वायर रूट सभी जानते हैं 2, इसको तो आप 2 काउंट कर लें, और इसकी जो वैल्यू है ये कहता है इसकी वैल्यू निकलती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, इसको हम किसी नंबर से डिनोट कर देते हैं, और उस नंबर का नाम मैंने रख दिया आयटा। जो यहाँ पे जो आयटा यूज किया गया है यानी हमने इमेजिन किया है, इमेजिन किया, इस कारण से ये इमेजिनरी कहलाएगा, यानी आयटा × 2। आयटा × 2 को आप 2 आयटा कह सकते हो। तो आपके पास जो -4 का स्क्वायर रूट है वो 2 आयटा फॉर्म का आया, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का आया। आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे लिखा था कि a + आयटा b, जहां पे a और b आपके कोई भी रियल नंबर हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई रियल हो सकता है, और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट नजर आ रहा है आप ए में देख रहे हैं, इसके साथ आयटा यूज नहीं है, तो ये तो रियल पार्ट है प्योरली, और जिसमें आयटा यूज हुआ वो इमेजिनरी पार्ट है। दोनों का सम मिला के ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ x, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें तो केवल कॉम्प्लेक्स पार्ट आया, यानी इमेजिनरी पार्ट आया इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस आयटा b, जहां पे a का मान तो 0 कह दें, प्लस में आयटा इंटू b का मान 2 है, तो आयटा 2 कह दें या इसको 0 प्लस 2 आयटा कह दें, एक ही बात है। तो ये आपकी नोटेशन हो गई जिसकी फॉर्म है a प्लस आयटा b का मान 2, a का मान 0, यानी आप 0 ऐड कर सकते हो। अकेला 0 भी आपका इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, जैसे 0 कोई आपने नंबर सपोज करो आपने कोई नंबर 0 डाल दिया या 2 डाल दिया, तो इनको इस फॉर्म में कैसे लिखे जा सकते हैं। इसको लिखेंगे 0 प्लस 0 आयटा, क्यों, क्योंकि 0 को आयटा से मल्टीप्लाई करने से 0 मिलेगा और उसमें 0 ऐड करने से 0 ही मिलेगा, तो 0 को आप ऐसे लिख सकते हो। और 2 को भी आप लिख सकते हो 0 प्लस यानी 2 प्लस 0 आयटा, ऐसे लिखा जा सकता है, यानी काउंट किया जा सकता है। तो ये 2 भी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में राइट डाउन किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आएंगे और इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इनके बारे में ये बताऊं कि सबसे बड़ा सेट कौन सा था, जितने भी सेट आपने विजुअलाइज किए, यानी जितने भी सेट्स आपने देख लिए यहाँ पे इस वीडियो में, जो मैंने राइट डाउन किए, उनमें सबसे छोटा सेट आपके पास था नेचुरल नंबर का सेट, यानी n। ये सबसेट होता है किसका, इससे बड़ा कौन था, होल नंबर, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट W में थे, W से लिए गए थे, और W के सारे एलिमेंट कहां से होते हैं, यानी इंटीजर से। ये सबसेट होता है इंटीजर का, जिसको आप I या Z लिख सकते हो, Z भी लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हैं। और ये जो है किसका सबसेट होता है, ये जो सिंबल मैंने यूज किए हैं ये सबसेट के सिंबल हैं। अभी आगे आप रीड करेंगे, इसी थ्योरी में आएगा आपके पास कि ये सिंबल किसका, सबसेट का है। सबसेट का अर्थ हुआ कि इस सेट के सारे एलिमेंट यहां से लिए गए हैं, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये एलिमेंट इसका सबसेट हुआ। ये जो सेट है एलिमेंट के फॉर्म में, ये इसका सबसेट हुआ। इसी प्रकार से W होल नंबर्स का जो सेट है वो सबसेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर्स सारे कहां से आते हैं, ये सबसेट है रियल से आते हैं, यानी रियल में है वो सारे, तो ये रियल का सबसेट हुआ। और रियल कहां से है, रियल और इमेजरी दोनों को मिला के जो आपके पास सेट बनेगा वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे बड़ा जो सेट आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल इंक्लूड हैं, रियल में सारे इंटीजर इंक्लूड हैं, और इंटीजर में सारे होल नंबर इंक्लूड हैं, और होल नंबर में सारे नेचुरल इंक्लूड हैं। तो सबसे छोटा जो सेट बनेगा आपके पास वो नेचुरल नंबर का आएगा। ये आपके पास सेट्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका जो चैप्टर है सेट्स, जो आपका चैप्टर का नाम है सेट्स। तो सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन, यानी सेट होता क्या है। सेट आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखें। अभी समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है। इसमें 2-3 वर्ड यूज हुए हैं जिनके ऊपर इसकी डेफिनेशन टिकी हुई है और इसके ऊपर डिपेंड करती है। डिस्टिंक्ट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कह दें या मेंबर्स भी लिख सकते हैं या एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, यानी ये कहता है कि यहाँ पे 3 वर्ड आपके यूज हुए। ए वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड के मीनिंग क्या है, इसका मायने क्या है, कलेक्शन क्या है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का अर्थ क्या है। ये सभी तीनों वर्डों को मैं बारी बारी से काउंट करता हूं, इससे आपके पास आपकी जो सेट की डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। यानी सेट वैसे क्या है, सेट आपका कलेक्शन ही है। कलेक्शन मीन्स आप सभी जानते हैं, इफ वी गैदरिंग सम ऑब्जेक्ट्स दे मे बी लाइक टर्म और वे बी ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी वो आपके सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, जिनकी आप कलेक्शन करते हैं, जिनको आप गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे अभी हमने 2 पेन ले लिए हैं, 2 बुक ले ली हैं, एक मैथमेटिक्स की है, एक फिजिक्स की है, या कोई और भी आप टेबल काउंट कर लें, किसी और ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, वो तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट डिफरेंट हैं। और आपका जो सेम है, जैसे आपके पास एक कंप्लीट चौक का बॉक्स आता है, यानी चाक का जो डब्बा आता है बॉक्स, उसमें सभी के सभी चौक्स की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, तो वो लाइक ऑब्जेक्ट हुए, उनको लाइक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी वो कलेक्शन तो है लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं, वो लाइक ऑब्जेक्ट का है। ऐसे ही आपके पास जब आप एक सेट लेते हो कंप्लीट 12 पेन्स का या 20 पेन्स का, यही इन्हीं 5 वाले जैसे आपने या 10 वाले जो पेन काउंट किए, पेनों का एक सेट ले लिया सेलर से, और उसमें आप देखते हो, नोट करते हो कि सभी के सभी पेन एक जैसे ही हैं, तो वो आपकी लाइक हो। या फिर बेंच ऑफ कीज जैसे आप लिखते हो, तालियों का चाबियों का जो गुच्छा होता है, वो भी आप में उसमें सेम टाइप की अगर कीज हैं
तो आपका कलेक्शन हुआ सेम ऑब्जेक्ट का, और अगर वो डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट है तो कलेक्शन हुआ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। इस प्रकार से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। और वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड का मीनिंग बेटा ये है, जैसे हम किसी एस्पेक्ट के बारे में, किसी भी हाइपोथेसिस के बारे में कुछ राय दें या किसी से राय लें तो सभी का डिसीजन सेम हो, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन इफ द आंसर आइदर इन द फॉर्म ऑफ यस और इन द फॉर्म ऑफ नो, या तो उन सभी का आंसर यस में होगा या उन सभी का आंसर नो में होगा। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर नो आ गया है तो इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं होगा। नहीं, अगर सभी का आंसर कॉमन है नो तो आपका वेल डिफाइंड होगा, और यदि सभी का आंसर यस है तो भी वेल डिफाइंड होगा। लेकिन वहां पे एजिटेशन नहीं होना चाहिए। मेरे लिए तो एस्पेक्ट में कहूं भाई मेरे लिए तो ये ठीक है, हो सकता है वही बात आपके लिए ठीक ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम एस्पेक्ट के लिए हम दो का डिसीजन डिफरेंट हुआ है तो वो आपका वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल बताता हूं, मैं कहता हूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक एस्पेक्ट यानी एक पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया। अगर मैं कहूं सन राइजेज इन द ईस्ट, सन हमारा जो है वो ईस्ट में राइज होता है, तो आप सभी का, केवल आपका ही नहीं और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स मेंबर से हम डिस्कस करेंगे सभी का एक ही आंसर होगा, क्या कि यस, यानी सभी का एस्पेक्ट सेम हुआ। किसी को सोचने की या विचारने की आवश्यकता नहीं हुई, यानी कोई एजिटेशन किसी को नहीं हुई कि हम कह दें नो, या सोच लें कि नहीं पूर्व में तो शायद नहीं उगता पश्चिम में उगता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सभी का सेम एस्पेक्ट हुआ तो वो वेल डिफाइंड हुआ। इसी प्रकार से यदि मैं ये कहूं कि द सन राइजेज इन द वेस्ट, गौर से सुनिए, इसी एस्पेक्ट को मैं नो वाली फॉर्म में भी दिखाता हूं। अगर मैं कहूं द सन राइजेज इन द वेस्ट तो आप सभी का एक ही आंसर होगा सर नो। द सन राइजेज इन द ईस्ट इट विल बी नॉट राइजेज इन द वेस्ट। मतलब क्या हुआ कि सभी को पता है कि वेस्ट में सन आपका राइज नहीं होता, तो सभी को किसी भी एजिटेशन के बिना डायरेक्ट आंसर देने की अनुमति हो, डायरेक्ट आंसर दे सकता है। और उसने बताया भी है कि नहीं, इसका मतलब सभी का आंसर ये नो में है, तब भी ये आपका वेल डिफाइंड है। हाँ, वेल डिफाइंड कहां नहीं होगा? जैसे मैं आपको कहूं कि सेट ऑफ बेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर, मैंने अभी केवल इंडियन का ही चर्चा किया है। आप जो टीम्स देखते हो उन टीम्स में जितने भी प्लेयर हैं, अगर मैं कहूं उन सभी में से बेस्ट क्रिकेट 11 क्रिकेट प्लेयर्स, बेस्ट 11 छाटो, तो क्या सभी के जो विचार होंगे कॉमन आ जाएंगे? सभी के विचार एज आई थिंक कॉमन नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है मेरा फेवरेट भाई सचिन तेंदुलकर था, हो सकता है आपका फेवरेट सचिन ना हो के सौरभ गांगुली हो, या किसी और बच्चे का कोई और हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बेस्ट कॉमन प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनका सेट जैसे मैंने कहा वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं आपसे ये कहूं कि सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर 11th क्लास, कि 11th क्लास के सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का जो सेट है वो क्या है? क्या वो वेल डिफाइंड है? उसको भी वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट किसको कहेंगे? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट कौन सा होगा? किनको इंटेलिजेंट कहें? इंटेलिजेंट तो सभी हैं, तो क्या वेल डिफाइंड हुआ? नहीं, क्योंकि हो सकता है एक बच्चा ये सोचे कि सर आपने राहुल को तो डाल दिया इंटेलिजेंसी में, लेकिन राहुल के नंबर तो 10 हैं, इंटेलिजेंट कैसे हुआ? हाँ, जैसे आपने श्याम को डाल दिया, उसके नंबर तो सर 96% हैं और आप उसको इंटेलिजेंट नहीं कह रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? यहां भी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती हैं। डिफरेंट ओपिनियन होने के कारण आपका ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। हाँ, सम रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद आपका वेल डिफाइंड हो सकता है। कैसे? जैसे मैं कहूं कि आपका जो सेट है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का है, और इंटेलिजेंसी के मायने मैं आपको देता हूं, यानी रेस्ट्रिक्शन लगाता हूं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर दोज स्टूडेंट्स हु स्कोर देयर मार्क्स मोर देन 80%, यानी जिन बच्चों ने अपनी क्लास में 80% से अधिक मार्क ऑब्टेन किए हैं वही इंटेलिजेंट के सेट में आएंगे। तब आप आसानी से लिख सकते हो कि सर हमारी 10th क्लास में तो मोर देन 80% वाले ये स्टूडेंट थे। उन सभी का नाम आप कलेक्शन में लिख सकते हो और वो आपका वेल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो 3 वर्ड मैंने डिफाइन किए थे कि वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है और कलेक्शन क्या है, वो गैदरिंग है। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड डिस्टिंक्ट जो यूज किया वो मस्ट है, क्योंकि अगर आपने ये वर्ड डिस्टिंक्ट यूज नहीं किया और कलेक्शन ले लिया है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, वो ऑब्जेक्ट्स आपके कैसे हैं? सेम हैं, यानी लाइक ऑब्जेक्ट हैं, तो आपके यहाँ पे सेट थ्योरी में जो आगे आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी फिर। ठीक है, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा कि बेटा इस समय पर अगर हम सेम ऑब्जेक्ट लेते तो इसकी डेफिनेशन क्या होती, आप ये लेके चलें। तो ये आपका कलेक्शन हुआ
वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ किसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, इसको कहेंगे सेट। आप एग्जांपल दे सकते हो, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। जैसे आपने लिख दिया सेट ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली, सबसे पहले आपने लिख दिया सेट्स ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी का सेट बना दे। तो ये एक आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कितने हैं भाई, 2000 होंगे, 4000 होंगे, 10,000 होंगे, जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के नाम हम राइट डाउन कर सकते हैं, यानी हम जानते हैं। वी आर वेल फैमिलियर विद ऑल दिस, इस कारण से आपका सेट हुआ। इसी प्रकार से आपके पास आ जाता है सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, यानी भारत में कितनी नदियां हैं उन सभी के नाम भी आप जानते हो, जान सकते हो, उसकी इंक्वायरी कर सकते हो, वहां से इंफॉर्मेशन उसकी ले सकते हो। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड हुआ। इसी प्रकार से जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो भी डिफाइन किया जा सकता है, वो भी बता सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर बता सकते हैं, सेट ऑफ रियल, यानी जो जो सेट आप पढ़ चुके, रीड कर चुके हो, वो सब आप बता सकते हो। यहाँ पे ये सभी सेट्स हैं। इसी प्रकार से और भी दे दें हमें, अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी उन सभी पॉजिटिव इवन नंबर का सेट लिखें जो लेस देन 10 है, 2, 4, 6, 8, और लेस देन 10 का है और इवन नंबर है तो इसका मतलब 8 तक ही रहेगा। ये भी आपका वेल डिफाइंड हुआ। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी वन नो अबाउट द इवन पॉजिटिव नेचुरल लेस देन 10, यानी सभी के सभी जानते हो आप कि 10 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। सम का मतलब इवन नंबर, यानी हिंदी में उनको सम बोलते हैं, सम संख्याएं। तो वो आपके पास ये सेट आ जाएगा। इसमें 4 एलिमेंट हैं क्लियर आपके पास, 2, 4, 6, 8, तो ये वेल डिफाइन हुआ, ये भी आपका सेट हुआ। तो इस प्रकार से देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट्स, जो सेट्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसके बाद आप चलिए, ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे बेटा, इनको आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे या मेंबर बोलेंगे ऑफ द सेट। सेट की नोटेशन कैसे होती है? सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाई, नोटेशन लिखें सेट की, नोटेशन of a set. Sets are generally denoted by capital letters. Sets are generally denoted by capital letters. Capital letters, यानी कैपिटल लेटर से लिखेंगे। सपोज करो जैसे मैंने ये सेट लिख दिया है, तो इसका नाम जो रखेंगे आपको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, A, B, C, D, कुछ भी लिखें अल्फाबेट फ्रॉम A to Z, बट होगा वो कैपिटल फॉर्म में। And elements of the sets are generally written in small letters, but elements of a set या of the set लिख लें, of the set are generally written in small letter, in small letter, इनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, एलिमेंट स्मॉल लेटर में होंगे। जैसे सपोज करो एक सेट लिखना चाहें आप, इस सेट डी है सर, किसका है? फर्स्ट 3 अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, यानी A, B, C, फर्स्ट 3 अल्फाबेट आपने ले लिए A, B, C। तो आप नोट कर रहे हैं कि इसमें आपके पास जो तीनों एलिमेंट मेंबर लिखे गए हैं वो स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल फॉर्म में है। हाँ, एक बात और है आपके पास कि जो इनको एलिमेंट मेंबर्स बोलते हो जिनसे सेट बनाया है, यानी the elements or objects by which our set is to be constituted is known as the elements or members of the set। ये सेट्स के मेंबर हैं। और लिखते कैसे इनको? हम कहेंगे to belongs, ये जो सिंबल मैंने यूज किया like E, ये E नहीं है, आप ऐसा सिंबल दें C की तरह से, बीच में से नोटेशन दें, तो ये आपका बनेगा belongs to का सिंबल। to belongs to A, यानी हमारा एलिमेंट बिलोंग करता है सेट A में। to belongs to A, for belongs to A, क्योंकि ये 4 भी इसी A सेट का एलिमेंट है। 6 belongs to A, इसको लिखेंगे belongs to। ठीक है। और अगर आपका कोई एलिमेंट है, कोई मेंबर आप ऐसा कहें कि सर इस सेट में ना हो, उसको कैसे डिनोट करें? तो आप इस सिंबल को क्रॉस कर दें, यानी अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये आएगा डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, ये बिलोंग नहीं करता। लिखेंगे कैसे? जैसे इसमें 10 नहीं है, 10 नहीं तो आप लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए सेट में 10 एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार से आप लिख पाएंगे।